आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। मेरी अपनी दुकान भी थी जहां मैं खाने पीने की चीज़ बनाया करती थी। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है। मुझसे छोटी एक बहन है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। मेरी फैमिली में मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन जिसका नाम पारुल है। पापा की डेथ हुए कुछ समय हो गया है। उनकी गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह के पार्ट्स की दुकान थी। उनके मरने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए मैंने ही हिम्मत की और पापा की दुकान को फूड कॉर्नर में बदल लिया। दरअसल मैंने कुकिंग कोर्सेज कर रखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि लोगों को किस तरह का खाना पसंद आएगा, और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाया करती थी। मैंने अपना हाथ बटाने के लिए मेल और फीमेल वर्कर्स भी रखे हुए थे। मैंने तो बस इंटर ही किया था क्योंकि पढ़ाई में दिलचस्पी ही नहीं थी, जबकि मेरी बहन पारुल बीए कर रही थी। मैं दुकान पर दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक बैठती थी। आज संडे था, इसलिए काफ़ी भीड़ भी थी। मैं 8 बजे फ्री हुई थी और अब मैं सोच रही थी कि घर चली जाती हूँ। जब मैं घर जा रही थी तो मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी बहन पारुल ही लगी थी। लेकिन मैं सोचने लगी कि मेरी बहन तो ऐसी नहीं है। उसने तो कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी, फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर इस तरह कैसे घूम सकती है। खैर, जब मैं घर आई तो मम्मी से मालूम हुआ कि पारुल घर पर नहीं है। मैं एकदम से चौंक गई थी। मैंने पूछा, कहाँ गई है? तो मम्मी कहने लगी, अपनी सहेली के घर गई है। फिर मुझे कुछ सुकून सा हुआ और सोचा कि जिस लड़की को मैंने देखा था वो कोई और ही होगी, मेरी बहन नहीं हो सकती। खैर, जब मैंने अपनी माँ को बताया कि आज बहुत कमाई हुई है तो ये सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे आशीर्वाद देने लगी कि भगवान की कृपा हो और तेरी दुकान खूब फले फूले। आज 5,000 रुपये कमाए थे, उसमें से 3,000 मम्मी को दिए और बाकी 2,000 अपनी अलमारी में रख दिए कि इससे घर के लिए कुछ सामान वगैरह ले आऊँगी। अगले दिन दुकान पर जाने से पहले मैं अपने कमरे में गई और अलमारी खोलकर पैसे उठाने लगी। लेकिन मैं हैरान रह गई थी जब मैंने देखा कि मेरी अलमारी में सिर्फ 1,000 रुपये ही पड़े हुए थे, बाकी के 1,000 गायब थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। पहला ख्याल आया कि मम्मी से पूछ लूं, लेकिन खुद ही इरादा बदल दिया कि मम्मी ने तो कभी मेरी अलमारी से पैसे नहीं निकाले थे। पारुल से पूछा तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि अब रोज़ रोज़ पैसे गायब होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। दुकान में सामान भी कम पड़ता जा रहा था और अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा कि पैसे सिर्फ रात को ही गायब होते हैं, मेरे सो जाने के बाद, क्योंकि रात तक तो पैसे दराज में ही होते हैं। मैंने फैसला किया कि आज मैं सारी रात जागती रहूंगी और फिर पता करूंगी कि आखिर पैसे जाते कहाँ हैं। मैं इरादा करके लेट गई थी। इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई। रात के 2 बजे के लगभग कमरे में कोई आया और उसने मेरी दराज से पैसे निकाल लिए। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं तो जाग रही थी और आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि पारुल ही थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैं हैरान थी कि मेरी बहन को आखिर पैसे चोरी करने की और फिर मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। वो मुझसे पैसे मांग कर तो देखती, मैं उसे खुशी खुशी पैसे दे देती। जब मैंने पारुल से इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी और सब कुछ बता दिया कि वो अपनी कॉलेज का एक लड़का जो उसका सीनियर था उससे प्यार करती है और वो भी उससे बहुत प्यार करता है, मगर वो लड़का गरीब है और बीमार रहता है। अपने इलाज के लिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए पारुल चुपके से उसकी मदद करने के लिए रात को मेरे सोने के बाद मेरी अलमारी से पैसे चुराकर अपने दोस्त को दे देती थी। अब मुझे सारा मामला समझ आ गया था। पारुल उस लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि ये ख्याल दिल से निकाल दो, वो बहुत गरीब लड़का है, वो अपना इलाज तो नहीं करवा सकता, फिर तुम्हारा ध्यान कैसे रखेगा। मम्मी भी नहीं मानेगी और मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूँगी जो तुम्हें ज़िंदगी की खुशियाँ ऐसो आराम ना दे सके। लेकिन पारुल पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। वो मेरे आगे रोने लगी थी, पर मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ। बीए पूरा होने के बाद मम्मी को पारुल की शादी की चिंता सताने लगी। वो मेरी शादी सबसे पहले करना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था
ये मेरा सपना था, इसलिए फ़िलहाल शादी का इरादा नहीं था मेरा। मगर मैंने मम्मी से बोल दिया कि पहले पारुल की शादी कर देते हैं। मैंने पारुल के बॉयफ्रेंड अमर को घर बुलाया। जब पारुल की शादी के लिए मैंने लड़के वालों को अपने घर बुलाया तो मम्मी को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। लड़का इकलौता था और उसकी 3 छोटी बहन थी। मुझे अमर की बहनें पसंद नहीं आई थी, बहुत ही घमंडी टाइप की लग रही थी। उसके अलावा वो लोग बहुत ही थर्ड क्लास के थे। उनके बोलने चालने के अंदाज में बिल्कुल भी सभ्यता नहीं थी। लड़का एक स्कूल और कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। उसके पापा किराए की दुकान पर काम करते थे। उनके जाने के बाद मम्मी मुझे कहने लगी कि पारुल की शादी ऐसे लोगों में नहीं करेंगे, तुम कोई और अच्छा सा लड़का देखो। लेकिन पारुल ने कहा, मम्मी एक समय था, हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे शब्द ना बोलें कि हमारा भगवान हमसे नाराज़ हो जाए। आज उसने हमें इस काबिल बना दिया कि हमारे पास पैसे हैं और हम अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन जो हमसे कम है हमें उनके लिए इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। पारुल की बात मम्मी के दिल पर लग गई और मम्मी मान गई और फिर अमर के घर वालों के लिए मम्मी ने हाँ कर दी। आज दुकान पर एक लड़का जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो मेरे इर्द गिर्द घूम घूम कर खाने का ऑर्डर देने लगा, जिसका नाम पंकज था। अक्सर ही मेरी दुकान से खाना लेने आ जाता था और फिर मेरे खाने की बहुत तारीफ करता था। आज जब मैंने उसे उसका ऑर्डर पैक करके दिया तो वो मुझसे पूछने लगा कि क्या आपकी मंगनी हो गई है। उसके सवाल पर पहले तो मैं हैरान हो गई थी और फिर जवाब दिया कि मैं अभी सिंगल हूँ। ये सुनकर जाने कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई थी और वो पैसे देकर चला गया। अब हम लोग पारुल की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के दिन करीब आ चुके थे। मैंने मम्मी ने पारुल को विदा कर दिया। उसके जाने के बाद घर में उदासी सी छा गई थी। शादी के कुछ दिन के बाद जब पारुल घर आई तो कहने लगी, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। अमर अपना कारोबार करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने पारुल को पैसे दे दिए और वो घर चली गई। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। जब भी पारुल घर आती तो परेशान सी लगती थी और मुझसे पैसे मांगने लगती थी। कहती कि अमर ने मांगी है। काफ़ी समय से मेरी अमर से मुलाकात भी नहीं हुई थी। आज दुकान पर अचानक अमर आ गया। दुकान की बाहरी साइड पर बड़ी सी खिड़की थी, यहीं पर सब कस्टमर आकर खाने का ऑर्डर देते थे। अमर आया और कहने लगा, पारुल को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए सोचा कि उसके लिए खाना ले चलता हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? और पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर अमर मुझे हैरत से देखने लगा और बोला, मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा। आपको तो पता है कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहन ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रही है। मैंने सच्चाई जानने के लिए फ़ौरन अगले ही दिन उसे अपने घर बुलाया और उससे पूछा तो वो सर झुकाकर बोली कि वो किसी और के लिए पैसे ले रही थी। मेरी ननद रीना को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा, तुम सच बोलकर पैसे लेती? एक दिन मैं दुकान पर थी कि जब पंकज का कॉल आया। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बोला, आपके घर अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। ना जाने मैं इनकार न कर सकी। मुझे पंकज अच्छा लड़का लगता था। फिर उसके घर वाले मेरे घर आए। पंकज पुलिस में एसपी था। रिश्ता पक्का हो गया और शादी 5 महीने के बाद होना तय हो गई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सारी खुशी उस समय गायब हो गई जब ये खबर सुनी कि अमर को लास्ट स्टेज का कैंसर था। कैंसर की पहचान तब हो पाई जब उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अमर का इलाज हो जाए और वो बच जाए, मगर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे और पारुल विधवा हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसको हमने संभाला था। मैं सोच रही थी कि जैसे ही अमर की मौत का मामला ठंडा होगा मैं उसे घर ले आऊंगी, लेकिन 3 महीने हो गए थे और मैं अब तक उसे घर नहीं ला पाई थी। वो जिद करती थी कि उसे अमर के घर पर ही रहना है, इसलिए मैंने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। इसी बीच मेरी पंकज से शादी की तारीख जो तय हुई थी वो भी आगे बढ़ गई थी। मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरी बहन डिप्रेशन से बाहर निकलकर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ जाती, मैं शादी नहीं करूँगी। एक दिन मैं पारुल के घर उससे मिलने गई तो मैं दंग रह गई थी। उसका घर काफ़ी बदल गया था। दीवारों पर सफ़ेदी हो गई थी। घर में बड़ा बड़ा फर्नीचर भी आ गया था और फ्रिज भी आ गया था। दीवार पर एक एलसीडी भी सज गई थी। पारुल के घर का रंग ढंग देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए।
अब तो उन्होंने घर में 2 नौकरानियां भी रख ली थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ये वही लोग हैं जिनके पास ना फर्नीचर था और ना ही घर में फ्रिज था और ना ही कोई नौकर चाकर और ना ही खाने के अच्छे बर्तन थे। मैं जब पारुल से मिली तो दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो बहुत ही कमज़ोर नजर आ रही थी। आंखों के आसपास काले गड्ढे पड़ गए थे, रंगत भी उसकी पीली पड़ गई थी। मैं अचानक ही रोने लगी कि मेरी बहन की किस्मत में क्यों ये दर्द लिखा था। वो कितनी बीमार सी लग रही थी। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन पारुल ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया था। ये सुनकर मुझे अब और गुस्सा आ गया और मैं उससे नाराज़ होकर घर चली आई। मैंने सोचा अब ना पारुल से मिलने जाऊंगी और ना ही उसे मैं फ़ोन करूंगी जब तक कि वो खुद ही फ़ोन नहीं करती और हमारे घर आने के लिए तैयार नहीं हो जाती। 1 महीना गुजर गया। एक दिन उसकी कॉल आई तो मैं मुस्कुरा दी कि लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई। मैंने जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था। वो पारुल के घर की नौकरानी थी। वो धीरे धीरे बात बताने लगी कि मैडम जी, अपनी बहन को इन जालिमों से बचाकर ले जाएं। नौकरानी की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। इस समय उसकी तीनों ननद घर पर नहीं थी। मैं भागती हुई पारुल के घर पहुंची। वो घर पर अकेली थी। सास ससुर किसी शादी में गए थे और नंदे शॉपिंग पर गई थी। मैंने पारुल की कमज़ोर हालत देखी तो मुझे रोना आ गया था। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे सच्चाई पूछी तो वो बोली, दीदी मेरी नंदे बहुत लालची और जालिम है। पहले मेरी नंदे मुझे फोर्स करती थी कि मैं आपसे पैसे मांगकर उनको दूं ताकि वो अपने सारे शौक पूरे कर सकें। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम अमर को तुम्हारे खिलाफ भड़का देंगे और तुम्हें इस घर से निकलवा देंगे। इसलिए मैं इस डर से आपसे पैसे मांगती थी और झूठ बोलती थी कि अमर ने पैसे मांगे हैं। अमर के मरने के बाद ये तीनों मुझ पर जुल्म करने लगी थी। उन्होंने एडिट करके मेरी अश्लील फ़ोटो बना रखे थे। मुझे धमकी दी कि किसी को कुछ भी बताया तो इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अपनी अय्याशियों और शौक को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मेरे जिस्म से खून की बोतल निकालकर किसी को दे देती थी और कहती कि तेरी यही सज़ा है, तेरी ही वजह से हमारा भाई मर गया, क्योंकि तू मनहूस है। अब कम से कम तू हमारे किसी काम तो आ सकती है। पारुल रोते हुए बता रही थी कि जबकि मेरी रूह कांप गई थी। अब मुझे समझ आया क्यों इस घर के हालात बदल गए थे। पारुल ने बताया, इन सब में मेरे सास ससुर का कोई दोष नहीं है। वो अपने बेटे के गम से चूर हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। खैर, मैं जल्दी से पारुल को अस्पताल ले गई। मैंने पंकज को अस्पताल में ही बुला लिया था और सब कुछ बता दिया। पारुल के चेकअप के बाद फौरन खून का इंतज़ाम हुआ, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए थे, क्योंकि उसका खून बहुत ही रेयर था। सारा पैसा पंकज ने ही लगाया था। पारुल की तीनों ननद ने अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वो नाजायज़ और बहुत बड़ा जुर्म था। पंकज ने फौरन अदालत के जरिए उन तीनों को अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया था। उन तीनों बहनों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें 10 साल की कैद सुनाई गई थी। मैं पारुल को घर ले आई थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे पारुल जिंदगी की तरफ लौट रही थी। मैं पंकज की एहसानमंद थी जिसने मेरा इतना साथ दिया था। साथ ही साथ मैं खुश भी थी कि इन तीनों बहनों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। आज मुझे समझ आ गया था कि इंसान को कभी अपने शौक और अय्याशियों के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर अपने शौक पूरे करना ही है तो अपनी मेहनत से करो, खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ दिन के बाद एक अच्छे घराने से पारुल की शादी करवाई। मेरी शादी भी पंकज के साथ हो गई थी। पंकज बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ भी दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।